please join me in extending a warm welcome to dietitian Aisha Azhar Beg. Dietitian Aisha will be sharing her expertise on a range of vital topics, including nutritional needs during CKD and dialysis. Uh, let's dive to our topic. It's chronic diseases, chronic kidney diseases. बेसिकली हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे कि डायलिसिस में हमें एमएनटी करते वक्त किन किन चीज़ों को रखना चाहिए और दैट्स ग्रेट। ओके। बेसिकली जैसे इन्होंने बताया एक्सक्रीटरी फंक्शंस करता है। हमारे जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट्स हैं वो हमारी किडनी जो है वो फिल्टर करके निकालती है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा यूरिया है, क्रेटिनिन है एंड यूरिक एसिड्स लेवल्स हैं। ठीक है, ये सारे रेगुलेट कौन करता है? हमारी किडनी करती है। इसके अलावा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की तरफ आए तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इन सारों को फिल्टर करके एक्सक्रीट कर कौन करेगा? हमारा किडनी करेगा। इसके अलावा एसिड बेस रेगुलेशन में हमारे बाइकार्बोनेट्स और हाइड्रोजन आयंस के जो बैलेंस है ब्लड में वो कौन मेंटेन कर? किडनी करेगा। एंडोक्राइन फंक्शंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन और डायलिसिस में जिसका मेजर रोल हमें देखने को मिलता है वो है हमारे इरिथ्रोपोएटिन, जिसकी वजह से एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यानी कि तकरीबन हीमोडायलिसिस में आपको सब के सब पेशेंट्स में एरिथ्रोपोएटिन का ये फंक्शन नजर आ रहा होता है। कैसे हमें अनीमिया मिल रहा होता है, उनका एचबी हर पेशेंट का हीमोडायलिसिस में कम होता है। उसको हम कैसे डील करते हैं उसको हम आगे जाके देखते हैं। इसके अलावा रेनिन एंड और विटामिन डी का भी रोल जो है वो हमारे किडनी फंक्शंस जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। रेनिन से हमारा बेसिकली कंट्रोल हो रहा होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन से ब्लड कंट्रोल हो रहा होता है। तो बेसिकली जब पेशेंट को किडनी डिजीज होगी तो उसके एसोसिएट में अगर उसको टेंशन है तब भी वो उसका ब्लड प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, उसको हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो बेसिकली उस हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस भी साथ साथ चल रही होती हैं। इसके अलावा जो एक्टिव विटामिन डी है कैल्सिफ्लॉल वो कैल्सिट्रायोल वो हमारा कौन करता है? किडनी एक्टिवेट करता है। तो यानी कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन वो भी बेसिकली कहाँ से कंट्रोल हो रही है? हमारी किडनी से कंट्रोल हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी किडनी कंट्रोल कर रही होती है और इन में से पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, इन तमाम चीजों का फ्लूइड इनटेक का किस चीज से डायरेक्ट रोल आ रहा होता है? यूरिया का भी किस चीज से डायरेक्ट रोल आ रहा होता है? हमारी डाइट से डायरेक्ट रोल आ रहा होता है, जिसकी वजह से डायलिसिस में मेजर रोल हमारा डाइट का भी होता है। ओके, पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें नॉर्मल किडनी फंक्शन कर रही है, बट हमें डायबिटीज हो गई है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हाइपरटेंशन हो गई है फॉर द लॉन्ग पीरियद ऑफ टाइम, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, ये एक्यूट किडनी डिजीज से आगे प्रोग्रेशन होती है फिर इन चीज़ों की। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गई या पीसी पॉलिसिस्टिक किडनी किडनी डिजीज हो गई। बट ये जो डायबिटीज है और हाइपरटेंशन है ये हमें इन दोनों डिजीजेस में किडनी टेस्ट करवाते रहना चाहिए। डायबिटीज में बेसिकली पहले जो है इम्पेक्ट आपका आएगा आइज के ऊपर, फिर उसके बाद आपका किडनीज पे भी आएगा इम्पेक्ट। तो इन दोनों में हमें किडनीज को भी मॉनिटर करते रहना चाहिए। डायबिटीज और हाइपरटेंशन में, डायबिटीज में क्या होता है बेसिकली ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन होगी, क्योंकि आपके ग्लूकोज जो है वो बेसिकली किडनीज की तरफ ज्यादा जा रही है, जिसकी वजह से आपकी किडनीज को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इसके साथ हाइपरटेंशन अगर होगी तो उसमें हमारे पास रीनल आर्ट्रियोल आर्ट्रियोल्स की आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगी, जिसकी वजह से किडनीज की इस्कीमिया होगा। ओके, इस इन सब चीजों से क्या होगा? लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे। नेफ्रॉन्स लॉस होंगे तो हमारे बेसिकली क्या होगा? ग्लोमेरुलर सेक्लेरोसिस हो जाएगा। ठीक है, जिस यानी कि स्कारिंग ऑफ द ग्लोमेरुलाई हो जाएगी। उसके अलावा उसके थर्ड स्टेप पे क्या होगा हमारे? जब स्कार्स बन गए हैं तो फिर उसके फर्दर होगी फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस जब होगी तो हमारा ईजीएफआर जब रिड्यूस होगा, सीरम क्रेटिनिन इंक्रीज होगा, बर्न्स जो है बर्न की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से यूरीमिया डेवलप हो जाएगा। यूरीमिया बेसिकली क्या है? ये तमाम मैम इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस। यस। मैम स्टेप 2 रिपीट कर दें।
स्टेप टू में बेसिकली ये जो आपके ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से, आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से आपके क्या हुआ है, नेफ्रॉन्स के ऊपर ज्यादा लोड आया। जब नेफ्रॉन्स के ऊपर ज्यादा लोड आएगा तो आपके नेफ्रॉन्स लॉस होना शुरू हो जाएंगे, और उसी में से जब नेफ्रॉन्स लॉस होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी बेसिकली उधर स्कारिंग शुरू हो जाएगी नेफ्रॉन्स में, ठीक है। ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस हो जाएगी, जो यानी कि आपके ग्लोमेरुलर हैं उनमें स्कारिंग शुरू हो जाएगी। ड्यू टू डेथ स्कारिंग, यानी कि जब टिश्यू एक दफा स्कार हो जाता है तो उसमें हीलिंग की प्रॉपर्टी नहीं रहती ना, तो फिर उसमें इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होते रहने की वजह से आपके क्या होगा, फाइब्रॉइड्स बन जाएंगे, फाइब्रोसिस हो जाएगी वहां पे, ठीक है। जब फाइब्रोसिस हो गई तो इंटेस्टिनियल एडिमा हो जाएगा आपको, आपकी किडनी में, ठीक है। जब आपकी फाइब्रोसिस हो गई है उसी वक्त उसका मतलब होता है कि आपका टिश्यू जो है, टिश्यू का फंक्शनल लॉस खत्म हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जीएफआर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब आपका जीएफआर रिड्यूस होगा तब आपका सीरम क्रेटिनिन क्या करेगा, हाई जाएगा। ये दोनों इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी किडनी ने फंक्शनिंग बंद कर दी है, ठीक है, यानी कि आपकी किडनी मजीद चीजों को फिल्टर नहीं कर रही, ठीक है। आपका जो बर्न है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। यूरेनिया डेवलप हो जाता है जिसमें आपके तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जिसमें आपका प्रोटीन भी इम्बैलेंस हो जाता है, प्रोटीन भी आपका आ रहा होता है, हेमेटोयूरिया भी बाजुकात हो जाता है। ये आपकी जो पैथोफिजियोलॉजी है उसकी समरी है, ठीक है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन से आपका क्या हुआ, टिश्यू हाइपोक्सिया होगा। टिश्यू हाइपोक्सिया लीड करेगा किसको, सीकेडी को, ठीक है। ये यहाँ पे वो इस्कीमिया की वजह से क्या हो रहा है, आपकी स्कारिंग हो रही है, फिर उसके बाद फाइब्रोसिस हो रही है, ठीक है। इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से, बेसिकली जो सीकेडी होती है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या पेशेंट को फील हो रहे होते हैं। पेशेंट में वक्त ब वक्त फैटीक और वीकनेस आ रही होती है, ठीक है। उसको क्योंकि उसकी किडनीज काम नहीं कर रही, उसको क्या होगा, वाटर फिल्टर नहीं हो रहा उसकी बॉडी में, वाटर एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, उसकी बॉडी में एडिमा होना शुरू हो जाएगा। एडिमा को हम कहाँ कहाँ पे चेक करते हैं, हम पहले एंकल में चेक करते हैं, हैंड्स में चेक करते हैं, और उसकी फेस में हमें नजर आ रहा होता है कि फेस स्वोलन तो नहीं है। अगर फेस स्वोलन होगा इट मीन्स के उसका इट इज द साइन दैट हो सकता है कि उसका फेस एडिमा की वजह से स्वोलन हो, ठीक है। एंकल्स और उसमें हैंड्स में। इसके साथ पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है क्योंकि उसका फ्लूइड ओवरलोड हुआ हुआ है इस वजह से, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट भी होती है, लॉस ऑफ नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट। एंड जब वो खाए पिएगा उसको मेडिकली नोजिया भी होगी, क्योंकि क्यों है, क्योंकि ड्यू टू दी यूरेमिक टॉक्सिन्स, ठीक है। यूरिनेशन में चेंजेस आ सकती हैं, जैसे कि उसका फोर्थ यूरिन हो सकता है। ये आपके एकेआई में भी ये जो है वो साइन एंड सिम्टम होते हैं कि आपका फोर्थ यूरिन बर्निंग यूरिन आ रहा होता है या हेमेटोयूरिया वगैरह आ रहा होता है, ठीक है। मे बी उसको किसी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से आ रहा हो। चेंजेस इन यूरिनेशन ये आपका एकीआई में भी होता है, यानी कि एक्यूट किडनी डिजीज में भी होता है। मसल क्रैम्पिंग हो रही होती है ड्यू टू दी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। इसकी एक मेजर कॉज जो है वो आपके लो कैल्शियम भी है, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि हमारा जो कैल्शियम था वो भी किडनी से रेगुलेट हो रहा होता है। इसके अलावा आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसके इसके साथ साथ आपके पेल स्किन, कोल्ड इंटॉलरेंस हो सकती है, क्योंकि आपका एनीमिया डेवलप हो रहा है, ठीक है। एनीमिया भी वो हमने पीछे देखा था कि एरिथ्रोपोएटिन का जो फंक्शन था वो भी किससे रेगुलेट हो रहा था, हमारा किडनी से रेगुलेट हो रहा था। इसके अलावा डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन या फिर कंफ्यूजन भी रह सकती है पेशेंट को, ठीक है। मेजर लैब टेस्ट कौन से होते हैं, यानी कि किडनी की चेकिंग के लिए हम लोग को मेजर लैब टेस्ट कौन से करवाते हैं, हम लोग बेसिकली नहीं करवाते, ये जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो करवाते हैं। डाइटिशियंस का याद रखें हमेशा रोल जो है वो किसके साथ आता है, नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ आता है। अच्छा डाइटिशियन, अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट वही होता है जो एक डॉक्टर के साथ मिल के चले, क्योंकि आप दोनों का क्लैश नहीं आना चाहिए। जब आप दोनों का क्लैश आएगा तो पेशेंट का ट्रस्ट जो है वो टूट सकता है, वो कंफ्यूज हो सकता है, या फिर मैं इसकी बात मानूं या फिर मैं उसकी बात मानूं, ठीक है। तो इसलिए क्लैश नहीं आना चाहिए। क्लैश को रिजॉल्व करने के लिए आप लोगों ने, डाइटिशियंस ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने, किसी डॉक्टर के साथ मिलकर काम करना होता है, ठीक है। यानी कि उनकी अगर एक हॉस्पिटल सेटअप में हम लोग हैं तो उनको भी हमें इन्वॉल्व रखना चाहिए। अच्छा, मेजर मेन टेस्ट लैब टेस्ट कौन से होंगे, ईजीएफआर होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, सीरम क्रेटिनिन लेवल्स हैं, बर्न्स हैं,
यूरिया यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशो है। यूरिन यूरिन एनालिसिस है, इसके अंदर हम लोग बेसिक यूरिन एनालिसिस जो है ये बेसिकली डिटेल्ड एनालिसिस होता है आपके यूरिन का। इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि पेशेंट की यूरिन में ब्लड या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, डिटेल्ड या फिर प्रोटीन तो नहीं ज्यादा लॉस हो रही। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं डायलिसिस के इंडिकेशंस क्या क्या होती हैं। अब हम लोग हमने मेजर टेस्ट तो करा दिए कि जीएफआर जो है वो पेशेंट का कैसा है, क्रेटेनिन तो ज्यादा हाई नहीं है, बर्न कैसा है, एल्ब्यूमिन एंड क्रेटेनिन रेशो के किस तरह है, और यूरिन एनालिसिस किया, ये सारे टेस्ट हमें पता चल गए। अब हम लोग उस तरफ जा रहे हैं कि डायलिसिस डिसाइड किस तरह होता है। ठीक है, ये जीएफआर रेशोज हैं, जीएफआर की वैल्यूज हैं। बेसिकली ये आपके किडनी का पहला इंडिकेटर होता है कि आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है या नहीं कर रही। इसके अंदर आपका जो 5 स्टेजेस होती हैं बेसिकली। आपके जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं वो माइल्ड में होती हैं, और इनमें बेसिकली आपके सिम्टम्स एसिम्टोमेटिक होती है। ठीक है, आपके सिम्टम्स यूजुअली नहीं आपको पता चलते। ओके, जो स्टेज 2 है वो, उसमें बेसिकली आप लोग यूजली ये जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज के टेस्टिंग में इनको स्टेज 2 बेसिकली डायग्नोज होती है कभी कभी। ठीक है, स्टेज 3 में हमारे पास 2 स्टेजेस हैं, 3A एंड 3B। 3A जो है वो मॉडरेट डिक्रीज इन जीएफआर है, और स्टेज 3B जो है वो सीवियर डिक्रीज इन ईजीएफआर है। अच्छा जी, बेसिकली स्टेज 5 जो है वो हमारे ESRD यानी कि एंड स्टेज किडनी डिजीज की तरफ होती है। ठीक है, जो हमारा डायलिसिस जो है वो हम लोग डायलिसिस को जितना डिले कर सकते हैं वो हम करते हैं। अब अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि डाइट में हम लोग डायलिसिस को किस तरह डिले कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास G2 में पेशेंट जो है वो डायग्नोज हो गया है, तो हमें उसकी लैब टेस्ट के अकॉर्डिंग वो हम लोगों ने किस तरह उसको करना है मैनेज, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। लेकिन डायलिसिस जो है यहाँ पे EGFR जब उसका एंड स्टेज की डिजीज होगी यानी कि 15 से कम होगा, तब जाके उसका क्या करेंगे, हम उसका डायलिसिस की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियली पेशेंट का ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा होता है। प्रोटीन को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम एटलीस्ट 6 मंथ्स तक डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे लैब टेस्ट मैं बता रही थी, यहाँ पे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से मॉनिटर करते हैं डाइटिशियंस। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स क्यों हम देखते हैं, ताकि हमें पता लगे कि डायलिसिस इसका सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, सीरम फॉस्फेट भी चेक करवाते हैं, सीरम कैल्शियम भी चेक करवाते हैं, विटामिन डी लेवल्स चेक करवाते हैं। विटामिन लेवल्स अगर ऐसे पेशेंट्स के पूरे ना हो रहे हों, कैल्शियम लेवल्स कम हो, तो हम सप्लीमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो चेक करवाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हीमोडायलिसिस में आपके पेशेंट्स की हीमोग्लोबिन जो है वो यूजुअली कम ही आती है। आयरन आयरन स्टडीज करवाते हैं, बाइकार्बोनेट्स करवाते हैं। अब डायलिसिस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। MNT के एम्स क्या हैं? मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के बेसिकली एम्स ये होते हैं कि हम प्रोटीन, एक तो प्रोटीन एनर्जी वेस्टिंग से बचाएं, यानी कि प्रोटीन हमने उनको पूरी देनी है, उनमें मसल मास लॉस ना हो, और उनका जो एल्ब्यूमिन, क्रेटिनिन वगैरह लेवल है, यूरिया लेवल है, वो भी बैलेंस रहे। ठीक है, उसके अलावा हम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड मेंटेनेंस के लिए भी MNT जरूरी है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी जरूरी है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। मेजर आपका जो इनटेक हो रहा होता है वो ग्लूकोज का ही हो रहा होता है यहाँ पे। अगर आप राइस का इनटेक ज्यादा करें, पॉपुलेशन यूजुअली 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 प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि वो ग्लूकोज इनटेक ज्यादा कर रहे होते हैं बाय कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक्स बेसिकली उनके ज्यादा होते हैं। लिपिड्स जो हैं अ, वो भी MNT से ही कंट्रोल किए जाते हैं।
manage complications like anemia and bone diseases, improve the quality of life। ऑब्वियसली जब आपके हेल्दी डाइट होगी तो आपके क्या होगा, लाइफ क्वालिटी भी वो इम्प्रूव होगी। ओके, इस चीज को अब जो अटेंडीज हैं वो या तो नोट कर लें या तो इसकी जो है वो पिक्चर ले लें। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन, प्रोटीन बेसिकली मैटर करती है डायलिसिस में, ताकि उसके फंक्शनिंग भी सही रहे और उसके मसल मास भी सही रहे, माल न्यूट्रिशन भी ना हो। माल न्यूट्रिशन हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक तो प्रोटीन की होती है और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। 1.2 लेंगे हीमोडायलिसिस में, 1.2 to 1.3 लेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस में। पेरिटोनियल डायलिसिस में बेसिकली हमारा प्रोटीन लॉस जो है थोड़ा ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गई। यहाँ पे हीमोडायलिसिस बेसिकली आपका डायरेक्ट ब्लड से इसमें आप डायलिसिस होने से पहले यहाँ पे फिस्टुला बनाते हैं। फिस्टुला क्या है, आपके आर्टरीज और वेन्स को कंबाइन करके आपकी जो आर्टरी और वेन है उसको बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ताकि वो आपके बार बार प्रिकिंग, नीडल की प्रिकिंग को जो है वो सह सके, वो उसका जो है वो लोड ले सके ब्लड का। ठीक है, ब्लड का लोड, क्योंकि डायलाइजर से जब होकर आता है तो उसकी स्पीड जो है वो हमारे नॉर्मल बॉडी से वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कहने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आर्टरी और वेन को मिलाया जाता है, फिस्टुला बनाया जाता है बिफोर द हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो आपका ये एब्डोमिनल कैविटी यूज करके होता है, ये बेसिकली जो है वो नाइट्स को भी हो जाता है और यूजुअली घर में ही हो जाता है। ठीक है, इसका डायलिसिस सेंटर घर में ही बन जाता है। तो आपकी जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसमें आपका प्रोटीन लॉस जो है वो ज्यादा होता है, हीमोडायलिसिस में आपका जो प्रोटीन लॉस है वो इतना नहीं हो रहा होता, उसमें बाकी चीजें भी आपकी लॉस हो रही होती हैं। ठीक है, इसमें हीमोडायलिसिस में आपकी 1.2 ग्राम पर केजी चाहिए होती है, और पेरिटोनियल डायलिसिस में अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द लैब टेस्ट, हम इसको 1.3 तक लेके जा सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरस जो है वो less than 17 mg/kg इसको रख कर कैलकुलेट करते हैं इन हीमोडायलिसिस एंड इन पेरिटोनियल डायलिसिस 10 to 15 mg/kg। ठीक है, ये आपके लैब टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपने वैल्यूज जो है वो खुद सेट करनी है। ठीक है, अगर तो किसी का फास्फोरस ज्यादा है, काफी ज्यादा जी/kg रख सकते हैं। ठीक है, आपको आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है इनटू उसका जितना भी बॉडी वेट है। लेट्स सपोज उसका 40 बॉडी वेट है, तो आप क्या करेंगे, 10 × 40 करेंगे तो आपके फास्फोरस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। पोटेशियम सिमिलरली, पोटेशियम को आप किस तरह कैलकुलेट करना है, 40 mg/kg। और पेरिटोनियल डायलिसिस में ये फिक्स है टू 4000 mg। ठीक है, 3000 to 4000 mg सोडियम। अगर तो पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो आपने इसको 2500 से ज्यादा रिकमेंड नहीं करना इन हीमोडायलिसिस, और इन पेरिटोनियल डायलिसिस आपने 2000 mg तक ही उसको रिकमेंड करना इन एवरी केस। ठीक है, और अगर तो पेशेंट नॉर्मल है यानी कि नॉन हाइपरटेंसिव है तो आप इसको हीमोडायलिसिस में 224 to 4000 कुछ भी रिकमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केस। कैल्शियम जो है आपने कितना रिकमेंड करना है, less than 2000 mg करना है पर डे, दोनों केसेस में। ठीक है। अच्छा, ओमेगा 3 फिश ऑयल सप्लीमेंट्स ये हम क्यों देते हैं, एनीवन? ये विटामिन हम डी को स्टोर जो है करने के लिए बॉडी में, क्योंकि हमारी किडनी का फंक्शन है वो विटामिन डी की स्टोरेज साइट को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये यहाँ पे डायलिसिस में इसलिए दिया जाता है कि ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को डिक्रीज करेगा और हेमाटोक्रिट लेवल्स को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। आगे आ जाते हैं ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। प्रोटीन्स हम लोग कौन सी रिकमेंड करेंगे, हमेशा ऐसे 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 पेशेंट्स को हमने हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन देनी है, जिसके अंदर हमारे पास एग आ जाएगा, चिकन आ जाएगा,
और फिश आ जाएगा। बेसिकली हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन देनी है। लो बायोलॉजिकल प्रोटीन में क्या होगा, आपके पास कैलोरीज ज्यादा होंगी और इनकी जो अब्जॉर्प्शन है वो भी ज्यादा होगी। और यूजुअली जो आपकी लो बायोलॉजिकल प्रोटीन्स हैं वो आपके हाई इन पोटेशियम फोरस भी होते हैं, जिसके अंदर लेंटिल्स वगैरह आ जाती हैं। लेंटिल्स वगैरह हम इन पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करते हैं। उसके बाद फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स। फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स हमने क्यों मॉनिटर करनी जरूरी है, क्योंकि ये आपका एडिमा बचाएंगी पेशेंट को, ठीक है। इसके साथ फ्लूइड रिक्वायरमेंट के साथ आपने उनको लो सोडियम डाइट भी देनी है, क्योंकि अगर आपकी सोडियम हाई होगा तो आपके क्या होगा, फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में ज्यादा होगा। जब फ्लूइड रिटेंशन बॉडी में ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपका इंटेस्टिन जो एडिमा है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। जब एडिमा इंक्रीज होगा तो आपका क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक है। आप फ्लूइड को कैलकुलेट किस तरह करते हैं, उनका यूरिन आउटपुट आप पूछते हैं कि वो कितने आपके कितने एमएल यूरिन आउटपुट है, कुछ को पता होता है। और अगर नहीं पता होता तो आप उनसे पूछते हैं कि आप यानी कि यूरिन एक्सक्रीट कितना होता है। तो यानी कि आप वॉशरूम कितनी दफा जाते हैं, तो वो आप उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसमें आपने क्या करना है, प्लस 500 ml जितना भी उनका एक्सक्रीट है उसमें आपने प्लस 500 ml करके उनको कर देना है, उनको फ्लूइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का 500 ml एक्सक्रीट हो रहा है तो आपने प्लस 500 करके उसको 1000 ml 1 लीटर तक रिकमेंड कर देना है। अगर पेशेंट को ज्यादा थर्स्ट लग रही है तो फिर आप क्या करेंगे, एनीवन? तो हम उनको कहते हैं कि आपने कोल्ड वाटर करना है, कोल्ड वाटर पीना है, या फिर आपने आइस लॉलीज जो है वो खा लें। होम मेड आइस लॉलीज बेसिकली, बाहर की नहीं। होम मेड आइस लॉलीज होंगे, उनको पता होगा मैंने इसमें हाफ ग्लास जो है वो उसकी आइस लॉली बनाई है, उसमें थोड़ा फ्रूट जूस डाल देंगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी, थोड़े से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगे उसमें। बेसिकली उनको हमने क्या देना है, आइस लॉलीज दे देनी है अगर वो कहते हैं कि हमें थर्स्ट ज्यादा लगती है, ठीक है, ताकि उनकी थर्स्ट क्वेंच हो जाए, ठीक है। इसके अलावा हमने सोडियम को हमने देखना है। सोडियम का मैंने बताया आपको क्यों देखना है, क्योंकि ये फ्लूइड रिटेंशन करवाता है। जस्ट अ सेकेंड। ओके। सोडियम जो है वो हमारा फ्लूइड रिटेंशन करवाता है, तो सोडियम को हमने देखना है। सोडियम में क्या क्या हाई सोडियम फूड कौन कौन से आ जाएंगे, जितने भी हमारे कैंड आइटम्स होते हैं, कैंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। प्रोसेस्ड मीट्स आ जाएंगे जिसमें सॉसेजेस आ जाती हैं, जिसमें हैमबर्गर्स हैम्स आ जाती हैं, जितनी भी चीज हैं वो आ जाती हैं। अच्छा, इसमें चीज में आप इनको कॉटेज चीज, जो होममेड कॉटेज चीज होती है वो भी रिकमेंड बहुत लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं। वो क्यों हम लिमिटेड अमाउंट में कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हाई इन फास्फोरस होती हैं, ठीक है। तो हमने जितनी भी चीजेज हैं वो आपने इनको अवॉइड करवानी है ड्यू टू द सोडियम इनटेक। और जो आपकी कॉटेज चीज है वो भी होम मेड विदाउट सॉल्ट, वो भी आपने लिमिटेड अमाउंट में देनी है ड्यू टू दी फॉस्फोरस इंटेक। पिकल्स जो है वो भी यूजुअली हाई इन सॉल्ट होते हैं। अगर ऑब्वियसली अगर होममेड है तो फिर वो आप लिमिटेड, आप जो है वो उसको रेसिपी को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके बना सकते हैं। ऑलिव्स होते हैं वो नेचुरली हाई इन सोडियम होते हैं। और फास्ट फूड और बेकरी भी हाई इन। इसके जो कि मस्टर्ड पेस्ट है, केचप्स है, मायोनीज है, ये सारे जितनी भी चीजें आपकी पैट या आपकी No, सॉल्वेंट no, है, क्योंकि no. सोडियम जो है वो एज अ What happened प्रिजर्वेटिव भी to यूज हो रहा होता है, ठीक है। him? पोटेशियम जो है वो कर लें अपने आप को, जो गया। ओके, पोटेशियम, हाई इन पोटेशियम कौन कौन सी चीजें हैं आपकी, ऑरेंज है, पोटैटो, टोमेटो सॉस है, बनाना, स्पिनच एंड नट सीड्स या भी हो। बहुत अगर तो पेरेंट के बिल्कुल वैल्यू सही जा रहा है और parent जो है वो इन चीजों को टॉलरेट कर सक रहा है, तो फिर आपने बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में उनको थोड़े से एलिमेंट्स या फिर सीड्स दे दें इन द मॉर्निंग। अगर तो पेशेंट की वैल्यूज पहले ही एलिवेटेड है, यूजुअली जितने भी डायलिसिस पेशेंट्स हैं उसके अंदर आपके फास्फोरस की जो वैल्यूज होती हैं
पेशेंट्स की वो एलिवेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो डायलाइजर्स हैं वो आपका नहीं आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। इसके लिए जो फॉस्फोरस बाइंडर्स हैं वो आपके जो हैं वो दिए जाते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट बेसिकली इसको क्या डील करने के लिए फॉस्फेट बाइंडर्स देते हैं, जिससे आपका फॉस्फोरस के वैल्यूज जो हैं वो आपके ब्लड में नॉर्मल होती हैं। ओके, हाई पोटेशियम डाइट कौन हाई पोटेशियम फूड्स कौन कौन से आ जाएंगे? ऑरेंज जूस, पोटैटोज, टोमेटोज, एवोकाडोज, बनानास एंड स्पिनच एंड नट्स एंड सीड्स। फॉस्फोरस हाई फॉस्फोरस डाइट्स कौन कौन सी आ जाएंगी? डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑर्गन मीट्स, प्रोसेस्ड मीट्स, फिश, शेलफिश, चिकन, टर्की एंड रेड मीट, नट्स एंड सीड्स एंड चॉकलेट्स। चॉकलेट्स भी हाई इन फॉस्फोरस होती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने आप लोगों को सबको एक फूड लिस्ट मैंने शेयर की हुई है, वो ओपन कर लें जरा। लेट मी नो जब आप लोग ओपन कर लें। ओपन कर लिए सबने? ओके, इसमें देखें आपकी डाइटरी चॉइसेस। यहाँ पे जो AMDR वगैरह कैलकुलेशन होती है ना, वो हमारी बेसिक लेवल की होती है। ठीक है, जब भी हम लिंक की तरफ जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, ये जिस तरह मैंने आपसे वैल्यू शेयर की, जैसे मेरे पास एक केस था, 74 kg उसका वेट था, तो मैंने उसकी कैलोरीज किस तरह रिक्वायरमेंट कैलोरीज मैंने निकाली उसकी 32 से मल्टीप्लाई करके 32 × 74 मैंने निकाला। उसकी 2300 कैलोरीज आ गई। ठीक है, इस तरह हम लोग जो रियल केसेस होते हैं वो हम इस तरह डील करते हैं। AMDR की कैलकुलेशन जो है वो इसमें आगे जाकर आती है। ठीक है, हमने पहले प्रोटीन कैलकुलेट करनी है। प्रोटीन हमने किस तरह कैलकुलेट की? 1.2 मैंने इस पेशेंट को दिया इंटू 74 के जी, इंटू 74 kg, 1.2 इंटू 74 करें, कितना आ जाएगा हमारे पास? 88 ग्राम आ जाएगा। अब हमने ग्राम से कैलोरीज करनी है, अ, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उस परसेंटेज निकाल के फिर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की हमने किलो कैलोरीज निकालनी है। समझ आई प्रोसीजर की किसी को? और शुड आई रिपीट? मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास एक केस है, ठीक है, जिसकी एज जो है वो 46 ईयर्स है, वेट उसका 74 kg है। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व किस तरह किया, अभी जिस तरह आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कम्युनिटी है, ये जो भी मेरे अटेंडीज हैं वो सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ में इसी तरह सॉल्व करती थी। AMDR की कैलकुलेशन आप लोग करते हैं ना पूरी की पूरी, वो जो है बेसिकली इतनी नहीं चलती। आगे जाके आपके साथ जो मैंने वैल्यू शेयर की है ना, ये वाली, वो वाली उसके थ्रू आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। उसके थ्रू आप लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे? जैसे मेरे पास 74 kg का एक पेशेंट था, उसके साथ उसकी मैंने किलो कैलोरीज किस तरह निकाली, मैंने 32 × 74 किया। ठीक है, 32 को मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? बॉडी वेट के साथ। ठीक है, ये पेशेंट हीमोडायलिसिस पे था, तो मैंने इसकी 32 किलो कैलोरीज मैंने इसकी आइडेंटिफाइड की थी। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी थी? 1.2 ग्राम थी, और वो उसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? उसको भी मैंने बॉडी मैम वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जी, मैम आप एज उसकी 46 पेशेंट की बता रही हैं, तो उसको आपने 32 से क्यों मल्टीप्लाई किया 74 को? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर तो पेशेंट की एज कम है, 60 से कम है, तो हम लोग उसकी 32 35 में कोई भी वैल्यू हम उसकी ले सकते हैं। ठीक है, अगर तो पेशेंट की एज जो है वो 60 से अबव है,
तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 35 ही वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके माल न्यूट्रिशन के चांसेस ज्यादा हैं, उसकी प्रोटीन एनर्जी डेफिशिएंसी के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। उसके हमने माल न्यूट्रिशन भी बचानी है, और उसकी जो प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की वजह से जो माल न्यूट्रिशन है, पीईएम, उसको भी हमने बचाना है, ठीक है। जी ठीक है मैम। ओके। अच्छा जी, अब हमने क्या किया था, इसके ग्राम्स में हम, ग्राम्स तो हमें हमारे पास निकल गए, ठीक है। इसको हमने कैलोरीज में कन्वर्ट किया, कैलोरीज में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसको, इसकी परसेंटेज निकाल ली। मेरे पास यहाँ पे इसकी 15% आई है। 15% के को मैंने माइनस कर दिया बाकी चीजों के साथ, आके इसको कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की भी मेरे पास परसेंटेजेस आ जाएं। ठीक है, लेट्स मूव टू दी रीनल एक्सचेंज लिस्ट। यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे आपके पास टेबल आ गई है, जिससे आप लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो मिल्क रीनल एक्सचेंज लिस्ट में जो आपने देनी है, वर्किंग देनी है, आप वो आराम से वो करते हैं। यहाँ पे हाफ सर्विंग जो है वो 1 एक्सचेंज, ठीक है, इस एक्सचेंज लिस्ट। ये चार्ट देख लें। अच्छा, इसमें ये जो चीजें हैं, ये जो 8 लिखा हुआ है, ये डायबिटिक के लिए है, ठीक है। जब आप डायबिटीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो आप 12 की बजाय 8 को कंसीडर करेंगे। 12 फॉर नॉर्मल पेशेंट या फिर हाइपरटेंसिव पेशेंट या नॉर्मल पेशेंट, और जो 8 है वो फॉर डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज हैं वो फॉर डायबिटिक पेशेंट्स हैं। ओके। ये जो यहाँ पे इन्होंने 3 वैल्यूज दी हुई है, 70, 150 एंड 270, ये आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। इन्होंने 3 कैटेगरीज में फूड ग्रुप्स को डिवाइड किया हुआ है, लो पोटेशियम, मीडियम पोटेशियम एंड हाई पोटेशियम फूड्स, ठीक है। उसमें ये आगे काम आएंगी। जब आप डाइट प्लान बनाते हैं, उसके लिए डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो आपने 3 कॉलम्स हमेशा बनाने हैं, ठीक है। फूड ग्रुप्स, सर्विंग साइज एंड ये कैलकुलेशन फॉर पोटेशियम एंड फास्फोरस, ठीक है। लो 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 पोटेशियम फूड के लिए आपने हमेशा 70 mg लेना है। मीडियम पोटेशियम फूड के लिए आपने 150 mg लेना है। टू हाई पोटेशियम फूड के लिए आपने 270 mg लेना है। जब आप स्टार्टिंग में इस तरह करके प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा कौन से डाइट प्लान में कितनी पोटेशियम है, ठीक है। इसके आगे आ जाते हैं। ये आप लोग एक दफा रीड थ्रू कर लेना खुद ही। यहाँ पे मेन चीज है, यहाँ पे देखें, मिल्क चॉइसेस में हमारे पास मिल्क आ गई, वो हाफ कप की 1 एक्सचेंज है, मैंने आपको बताया था। अगर आपने 1 एक्सचेंज करना है तो उसको वहां पे डबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मिल्क की एक्सचेंजेस दी हुई हैं। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने ए और बी लिखा हुआ है। हर फूड के ऊपर जैसे बी है वो हाई इन सोडियम होता है, ठीक है। अगर तो आप होममेड दे रहे हैं तो फिर अलग बात है, वो भी आपने विदाउट सोडियम बनवाया हुआ है तो, ठीक है। यहाँ पे जिनके ऊपर ए लिखा हुआ है वो हाई इन फास्फोरस है, जो फूड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई होगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ए और बी जैसे लिखा हुआ है, ये हाई इन फास्फोरस भी है एंड हाई इन सोडियम भी है। सिमिलरली यहाँ पे स्टार्चेस की एक्सचेंजेस दी हुई हैं। यहाँ पे वेजिटेबल्स की एक्सचेंजेस दी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने लो पोटेशियम, हाई पोटेशियम अलग दिया हुआ है। यही वेजिटेबल्स हैं जो आपने रिकमेंड करनी है, इसके अलावा अम, नहीं करनी। मीडियम पोटेशियम आ गया है यहाँ पे, इसकी मैं बात कर रही थी, जो ऊपर मैं आप, यहाँ पे फ्रूट्स के ग्रुप में भी है। अच्छा, सेफेस्ट जो फ्रूट है वो आपका कौन सा होता है फॉर सीकेडी? वो है आपका एप्पल, ठीक है।
अच्छा, ये इन्होंने अलग से डायबिटीज के लिए भी दी हुई है, ठीक है। वो आपकी थी नॉर्मल पेशेंट्स के लिए, यहाँ पे आपकी है डायबिटीज पेशेंट के लिए। ठीक है, ये आप इसमें भी सिमिलरली वही चीजें, सेम वही पैटर्न फॉलोड है। ठीक है, ये आप लोग आगे देख लेना। आगे फर्दर हम लोग डिसाइड वो करते हैं, देखते हैं फूड फूड मिथ्स। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। जो डायलिसिस पे पेशेंट्स होते हैं उनके फूड मिथ्स कोई मेरे साथ शेयर कर सकता है? क्या होंगी उनकी मिथ्स? एक दफा पेशेंट डायलिसिस पे चला जाए तो उसका ये ख्याल होता है कि हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे डायलाइजर जो है वो हमारी clean कर देता है। ये ऐसे नहीं है, जैसे कि मैंने आपका जो स्ट्रेट्स होते हैं वो आपके डायलाइजर्स नहीं होते, ठीक है? उसके लिए आप फॉस्फेट होते हैं। और दूसरा ये होता है कि वो कहते हैं कि हमने मिल्क और योगर्ट नहीं लेना क्योंकि हाई इन फॉस्फोरस होते हैं, हाई इन पोटेशियम होते हैं, तो हमने नहीं लेना। और दूसरा उनको डॉक्टरी बना के, तो हम लोगों ने उनको ड्राफ्टेड अमाउंट में प्रेजेंट नहीं करवाना है। तो उनको ये आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि भाई जितना आपके अंदर फ्लूइड लोड ज्यादा होगा उतना आपको नुकसान देगा। वो ऐसे अगर हम उनको मिल्क की क्वांटिटी और योगर्ट नहीं दे सकते तो हम उनका मेजर प्रोटीन पोर्शन कैसे कंप्लीट मेजर करेंगे? आपका हमने प्रोटीन उनको जो है वो तो जी, आपका, जी जी, हमने उन्हें ज्यादा प्रोटीन भी तो नहीं देनी ना, उनकी बॉडी वेट के हिसाब से ही नहीं, सिर्फ आप प्रोटीन उनको है। 1.2 प्रोटीन के साथ कैलकुलेट करें तो वो आपके पास 88 ग्राम आती है। नॉर्मल जो प्रोटीन होती है पेशेंट की, या फिर नॉर्मल जो बंदे की प्रोटीन होती है, दैट इज 0.6 टू 0.8 ग्राम पर केजी। तो उसके के जी बॉडी। अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा आती है। तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन देंगे तो कुछ भी नहीं होगा पेशेंट को। ओके। इसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग डायलिसिस पे हैं तो प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हमने उनकी डायलिसिस से पहले करवाई होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी भी डायलिसिस में भी प्रोटीन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हमने उनको ये समझाना है कि अभी आपके अब डायलिसिस पे आ गए हैं, अब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं। ओके, डायलिसिस से पहले जो पेशेंट्स होते हैं, डायलिसिस जो नहीं करवा रहे होते, उनको आपने 0.8 से ज्यादा प्रोटीन नहीं देनी। 0.8 या 0.6 से ज्यादा प्रोटीन आपने उनको नहीं नहीं करनी, ठीक है। ओके। दूसरा वो लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए भी होल ग्रेन्स जो हैं वो उतने ही फायदेमंद है जितने बाकी पेशेंट्स के हैं। अगर यहाँ पे एक बात याद रखें, अगर तो पेशेंट डायबिटिक है तो आपने क्या करना है, उनको होल ग्रेन्स ही देने हैं। अगर तो पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो आप उनको रिफाइंड ग्रेन्स दे सकते हैं। दैट इज द बेटर ऑप्शन देन दी होल ग्रेन्स, क्योंकि आपके जो होल ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर फास्फोरस और पोटेशियम के लेवल्स जो हैं वो एज कंपेयर टू दी रिफाइंड ग्रेन्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जितने भी रिफाइंड ग्रेन्स हैं वो आप इजीली डायलिटिक जो सीकेटी के पेशेंट्स हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं, जो भी केस है उनका, अदर देन दी डायबिटीज। जो आपके फॉस्फेट बाइंडर्स हैं वो कहते हैं हम लोग फॉस्फेट की जो चीजें हैं जैसे कि ये मिल्क वगैरह है, वो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। उनको समझाना है कि भाई जो आपके फॉस्फेट बाइंडर्स हैं वो जो आपके ब्लड में ऑलरेडी जो फॉस्फेट पड़ा हुआ है उसको, जो है फॉस्फोरस पड़ा हुआ है उसको बाइंड करके निकालेंगे। आपने अपने ब्लड में जो फॉस्फोरस लेवल्स हैं उनको नॉर्मल रखना है। इसलिए हम लोग उनका फॉस्फेट जो है वो भी कम करेंगे। उनको जब जब ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो
कुछ पेशेंट जो हैं वो तो फॉलो कर लेते हैं गाइडलाइंस, और कुछ जो हैं वो नहीं करते। तो उनको हमने बार बार काउंसलिंग करेंगे तो वो भी फॉलो करना शुरू कर देते होते हैं। ठीक है, बार बार फॉलो अप लेंगे, बार बार काउंसलिंग करेंगे तो वो फॉलो अप से उनकी भी जो है वो हैबिट बन जाती है इन चीजों को फॉलो करने की। एक्सक्यूज मी ओके, मैम। तो हर्बल टीज, यस। मैम पेशेंट को हम कितने टाइम, कितने बार हम लोग फॉलो अप पे बुला सकते हैं? जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं ना, वो आपका हीमोडायलिसिस जो है ना, वो वीक में आपका ऑलरेडी 2 to 3 टाइम हो रहा होता है। तो अगर आप तो हॉस्पिटल सेटअप में है तो आप इजीली जो है उसका वीकली फॉलोअप ले सकते हैं, कभी आपने पिछले वीक में किया कितना फॉलो किया। अदरवाइज अगर तो पेशेंट की वैल्यूज जो है वो डी रेंज्ड है, तो आप 1 मंथ में उसका 2 बार भी फॉलो अप कर सकते हैं, यानी कि एक दफा आपने उसको डाइट प्लान दिया और 15 डेज बाद आपने उनको दोबारा बुला लिया फॉर चेकिंग देयर लैब टेस्ट या फिर चेकिंग देयर सिम्टम्स, या फिर आप मंथली भी उनका फॉलो अप ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपने उनकी लैब वैल्यूज को मॉनिटर करना है ना, तो वो आप मंथली भी कर सकते हैं। और अगर तो पेशेंट आपका आ ही रहा है डायलिसिस वार्ड में, अगर आप लोग हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहे हैं, तो वो आपके वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली मॉनिटर हो रही होती हैं, वो एवरी 3 मंथ्स के बाद करवाते हैं टेस्ट। ओके, जो हर्बल टीज होती हैं यूजुअली वो भी पेशेंट्स कहते हैं वो भी फायदेमंद होती हैं, जैसे बाकी पेशेंट्स के लिए फायदेमंद होती हैं, लेकिन नहीं, ये जो एलोवेरा जेल है वो हम इनको नहीं रिकमेंड कर सकते ड्यू टू दी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और ऐसी जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जिनसे डायरिया के चांसेस ज्यादा होते हैं वो भी हम इनको नहीं रिकमेंड कर सकते, क्योंकि ज्यादा देने पड़ेंगे तो वो चीज फिर हो सकता है कि वो उनके ब्लड वैल्यूज डी रेंज ना हो जाए। ठीक है, तो या तो हमने बड़ी ध्यान से क्लोजली मॉनिटर करके उनको ये काम करना पड़ेगा, या फिर इनको ये अवॉइड करवाते हैं हम ऐसी चीजें। जो आपकी एलोवेरा जेल है, लिकोराइंस है, वो चीजें, वो हर्ब्स हम इनको नहीं देते। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक केस स्टडी अभी शेयर करूंगी, जो मैंने आपको अभी फूड लिस्ट मैंने आपको बताई है, उसके अकॉर्डिंग आपने, और जो कैलकुलेशंस मैंने आपको ये बताई हैं, ये वाली कैलकुलेशंस, इसकी अगर पिक्चर किसी ने नहीं ली तो वो ले ले। इसके अकॉर्डिंग आप केस स्टडी जो है वो सॉल्व करके मुझे शेयर कर दें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अगर कहते हैं तो एक सॉल्व केस स्टडी भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैम आप सॉल्व सॉल्व केस स्टडी शेयर कर दूँ? सॉल्व मैम शेयर कर दें आप केस स्टडीज। सॉल्व करने के लिए या सॉल्व्ड? आप मैम अभी यू कैन शेयर बोथ। यस मैम यू कैन शेयर बोथ। ठीक है, मैं सॉल्व आपको केस स्टडी शेयर कर देती हूँ। टॉपिक अगर ऐसे सॉल्व पेशेंट्स के की यूजुअली, ताकि ऐसे हमें पेशेंट, आइडिया हो कैसे करना है, फिर हम आपको खुद से सॉल्व करके एक दे देंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोनों चीजें शेयर कर देती हूँ। ऐसे पेशेंट्स के यूजुअली इनकी कंप्लेन होती है कि हमें बॉडी वीकनेस जो है वो भी फील होती है, तो इस कंप्लेन को आपने सॉल्व करने के लिए उनको हमेशा बैलेंस डाइट के लिए मोटिवेट करना है, सॉल्व और उसकी एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस हो देनी है जाएगी। आपने उनको। और अगर तो आपने इनका एनीमिया वगैरह कंट्रोल करना है, तो फिर आपने क्या करना है, इन पेशेंट्स को सप्लीमेंट्स रिकमेंड करने हैं विद द नेफ्रोलॉजिस्ट एडवाइस। ठीक है, और अगर तो ऐसे पेशेंट्स को ईएन की जरूरत पड़ती है, इंटरनल न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो फिर उसके लिए आपने सप्लीमेंट्स दैट आर लो इन पोटेशियम फास्फोरस आपने वो रिकमेंड करने हैं, जिसमें आपका नेफ्रो एचपी एंड नेफ्रो एलपी आता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन, एंड होप कि ये लेक्चर जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।